हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जो हमारा लास्ट एग्ज़ाम बचा है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, उसके लिए इस्चेमिक हार्ट डिसीज कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज क्या होती है। तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज को कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी कहा जाता है, यानी अगर इस्चेमिक हार्ट डिसीज आए या कोरोनरी आर्टरी डिसीज आए तो सेम ही है। इसके डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। A condition when fatty plaque deposit in narrow artery walls and results in the reduction of blood flow is called ischemic heart disease। मतलब वो कंडीशन जिसमें फैट के जो प्लेग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारी कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जब फैट के प्लेग कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो आर्टरी की वॉल क्या होती है, नैरो हो जाती है। जब आर्टरी की वॉल नैरो हो जाती है तो उसमें जो वॉल से आर्टरी से जो ब्लड फ्लो होता है वो कम अमाउंट में होता है, जिसे ही हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज कहते हैं। मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है कि हमारी कोरोनरी आर्टरी की वॉल में फैट के प्लेग का डिपोजिशन हो जाता है, यानी फैट का प्लेग जमा हो जाता है, जिससे कि हमारी आर्टरी की वॉल नैरो हो जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो में रिडक्शन होता है, यानी कमी आती है, जिस कंडीशन को हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी एटियोलॉजी क्या है। एटियोलॉजी यानी किन किन कॉजेज से ये हो सकता है। अगर ओबेसिटी है तो हो सकता है, अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम स्मोकिंग, स्ट्रेस से हो सकता है, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसको हो सकता है, अगर कोई टबैको लेता है तो उसको हो सकता है, किसी का हाई ब्लड प्रेशर लेवल है तो उससे हो सकता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो हो सकता है। तो ये सारे एटियोलॉजी हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर। अगर फैमिली हिस्ट्री, मतलब फैमिली में किसको इस्चेमिक हार्ट डिसीज है तो चांसेस है कि आने वाली जनरेशन को भी हो सकते हैं, या चाइल्ड वगैरह को हो सकते हैं। पर्सन विथ हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, अगर कोई पर्सन जिसकी हिस्ट्री है कि वो बहुत कंटिन्यूस अल्कोहल लेता है या स्मोकिंग करता है तो उसको भी चांसेस है कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस हार्ट डिसीज, अगर किसी पेशेंट को पहले से कोई हार्ट डिसीज रह चुकी है तो उसको भी चांसेस है कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज हो सकती है। अगर एज 50 ईयर्स से ज़्यादा की है तो हो सकती है। और वुमेन में मेनोपॉज के बाद होता है। मेनोपॉज मतलब अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी जो पीरियड्स होते हैं जब वो स्टॉप हो जाते हैं तो उस कंडीशन को मेनोपॉज कहते हैं। तो वुमेन में मेनोपॉज के बाद चांसेस होते हैं, जो मेनोपॉज के बाद वुमेन होती हैं उनको रिस्क होता है इस्चेमिक हार्ट डिसीज होने का। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, यानी इस्चेमिक हार्ट डिसीज की। तो कोरोनरी आर्टरी वेसल्स में ऑकल्सन हो जाता है, मतलब कोरोनरी वेसल्स में किसी भी रीजन से ब्लॉकेज आ रहा है या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे क्या होगा, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी भी रीजन, जैसे कि अगर फैट का डिपोजिशन हो गया हमारी कोरोनरी आर्टरी में तो हमारी आर्टरी नैरो हो गई, जिससे कि ब्लड फ्लो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दूसरी कंडीशन है कि अगर एनीमिया है, हाइपोटेंशन है या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिनीमिया है तो उसके कारण भी क्या होगा, हमारे डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचिंग द हार्ट, मतलब जो ब्लड है उसकी अमाउंट डिक्रीज अमाउंट में हमारी हार्ट में पहुंचेगी। कैसे ब्लड की, वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होगा वो कम अमाउंट में हमारी हार्ट में पहुंचेगा, जिससे क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की कमी हो जाएगी और देन इस्चेमिया की कंडीशन हो जाएगी। मतलब किसी भी तरह के कोरोनरी आर्टरी में स्ट्रक्शंस हुआ जिससे ब्लड फ्लो कम हो गया, या तो एनीमिया था, हाइपोटेंशन था या कार्बोक्सीग्लोबिनिन था, उससे क्या हुआ कि डिक्रीज अमाउंट में ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे हार्ट में पहुंचेगा, जिससे कि ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की हार्ट में कमी होगी। जब ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की हार्ट में कमी होगी तो इस्चेमिया की कंडीशन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं, क्योंकि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से मेन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा है 3 मार्क्स में, तो इसलिए हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है चेस्ट पेन जिसे हम एंजाइना पेक्टोरिस भी बोल सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, मतलब इस्चेमिक हार्ट डिसीज में मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है, चेस्ट पेन का होना, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो गई है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है तो चेस्ट पेन हो सकता है। ऑफन डिस्क्राइब्ड एज प्रेशर, टाइटनेस, हैवीनेस, पेशेंट क्या बोलेगा कि उसको चेस्ट में टाइट सा फील हो रहा है, हैवी सा फील हो रहा है, या प्रेशर प्रेशर लग रहा है वैसा फील हो रहा है। मे रेडिएट टू नेक, जा,
शोल्डर एंड आर्म। जो पेन है जो भी चेस्ट में था वो कहाँ रेडिएट कर सकता है, कहाँ जा सकता है, नेक यानी गर्दन में, जाम में जा सकता है यानी जबड़ों में, शोल्डर यानी कंधे में, और आर्म में भी मेनली लेफ्ट आर्म में ज़्यादा हो जाता है। तो पहले तो पेन चेस्ट में था, लेकिन चेस्ट से पेन अब कहाँ आ गया, नेक में आ गया, जॉ में आ गया, शोल्डर में आ गया और आर्म में भी स्पेशली लेफ्ट आर्म में। तो ये पहला सिम्टम हो गया कि चेस्ट पेन होता है। और रिलीव्ड बाय रेस्ट आर नाइट्रोग्लिसरीन, मतलब जो हमारा चेस्ट पेन हो रहा था उसको, अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा तो अगर हम उसको बोलेंगे कि रेस्ट कर ले या उसको हम नाइट्रोग्लिसरीन दे देंगे तो उसका जो चेस्ट पेन है वो कम हो जाएगा। रेस्ट करेगा तो उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो पाएगी थोड़ा, और जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जो ऑक्सीजन उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, तो अगर पेशेंट रेस्ट करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई उसको होगी, ब्लड सप्लाई होगी प्रॉपर, जिससे कि चेस्ट पेन कम हो जाएगा। और अगर उससे भी कम नहीं हो रहा तो हम पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, जिससे कि उसका चेस्ट पेन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। पेशेंट बोलेगा कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे डिस्पनिया हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, वही है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसन और लाइन फ्लैट। अगर पेशेंट कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उस टाइम पे उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। कॉज्ड बाई हार्ट रिड्यूस्ड एबिलिटी टू पंप इफेक्टिवली। ये क्यों होता है, क्योंकि हार्ट की जो एबिलिटी है वो कम हो गई है, ताकि जिससे वो अब प्रॉपर तरीके से फंक्शन या ब्लड पंप नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण से पेशेंट को डिस्पनिया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में कठिनाई या डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट है फैटिक, ऑफन मोर कॉमन इन वुमेन। ये भी जो फैटिक है यानी थकान लगना, ये वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है। अनयूजुअल टायर्डनेस ड्यूरिंग और आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होगी फिजिकल एक्टिविटी की, जब हम कर रहे हैं तब भी और फिजिकल एक्टिविटी के बाद भी। ये जो फैटिक वगैरह और जो कॉमन ये सिम्टम्स हम किसी भी डिसीज़ में मेंशन कर सकते हैं, अगर हमें 4 या 5 मार्क्स में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखने को मिले, इसलिए मैंने इनका डिटेल किया है। नेक्स्ट है पाल्पिटेशन, सेंसेशन ऑफ इरेगुलर और रैपिड हार्ट बीट। क्या होगा, जो हमारी हार्ट बीट है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी, जिसे हम पाल्पिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है डिजीनेस, मे अकर ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। डिजीनेस क्यों होता है यानी चक्कर से क्यों आने लगती है, क्योंकि जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि हमारी कोरोनरी आर्टरी नैरो हो गई है, जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है यानी हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, प्रॉपर ऑक्सीजन अमाउंट में नहीं मिल पा रही, जिससे कि हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा और कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। नेक्स्ट है नोजिया और वॉमिटिंग, may accompany discomfort, more common in acute event like myocardial infarction। नोजिया वॉमिटिंग होगी पेशेंट को, मतलब वॉमिटिंग सा फील होना नोजिया कहलाता है, और वॉमिटिंग होना तो इससे क्या होगा, डिस्कम्फर्ट तो होगा ही, और ये मोस्टली अगर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन वगैरह है तो उसमें देखने को मिलता है, और इस्चेमिक हार्ट डिसीज में तो ये सिम्टम सही है। नेक्स्ट है साइलेंट इस्चेमिया, नो नोटिसेबल सिम्टम्स। अगर साइलेंट इस्चेमिया है ना तो उसमें नाम से समझ आ रहा है साइलेंट, यानी उसमें कोई भी सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। कॉमन इन डायबिटिक एंड ओल्डर एडल्ट। हमने एक रीजन पढ़ा था ना ईटियोलॉजी में कि डायबिटिक पेशेंट को होते हैं, तो जो डायबिटिक पेशेंट में इस्चेमिया होती है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज जो कौन सी टाइप की होती है, साइलेंट, यानी उसमें हमें सिम्टम्स इजीली दिखाई नहीं देते। और ओल्डर एडल्ट हमने देखा था ना 60 ईयर्स के बाद भी होती है, तो तब उनको भी कौन सा होता है, साइलेंट इस्चेमिया, यानी सिम्टम्स इजीली हमको दिखाई नहीं देते हैं। सो हमने आज इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ की डेफिनेशन, उसके ईटियोलॉजी, उसके रिस्क फैक्टर्स, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस तक डिस्कस कर लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम उसका मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, क्योंकि वो भी प्रीवियस ईयर में 4 मार्क्स में पूछा गया है। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मैंने इसमें डिस्कस की, जैसे कि कुछ कॉमन भी है, जैसे कि फैटिक हो गया, नोजिया वॉमिटिंग हो गया, तो ये हम किसी और डिसीज़ में भी कॉमनली लिख सकते हैं, तो उसको भी अगर हम 4 या 5 मार्क्स में आ गया तो हम इसी तरह डिटेल करके लिख सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।